नाजरीन आदाब। रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेजबान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर हाजिर खिदमत हूं, एक नई महफिल सजाकर, एक नई निशस्त लेकर। आज की हमारी निशस्त में मुकर्रर वारिद हुए हैं, फिर से तशरीफ लेकर आए हैं राम पुनियानी साहब, जिनको हमने पहले भी सुना इस गोशे में, उनसे पहले भी मुलाकात की। राम पुनियानी साहब के ताल्लुक से मैं फिर मजीद अगर कहूं तो ये कहूंगा कि उनका दिल जो है एक इंतहाई दर्दमंद दिल है, और जिस कदर दर्दमंद दिल है उनका, उसी कदर पुरजोर खलम है उनका। वो एक नजर बीना से जो है हालात को देखते हैं, और गालिबन इंसानियत की नजर से ही देखते हैं, मजहब के दायरों से बाहर होकर, मजहब के की कैदबंदियों से आगे होकर देखते हैं, इंसानियत की नजर से देखते हैं, हिंदुस्तानियत की नजर से देखते हैं। चुनांचे यही वजह है कि जब वो बोलते हैं तो बहुत पुरजोर बोलते हैं, जब लिखते हैं तो बहुत पुरजोर लिखते हैं। उनके दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके चाहने वाले गालिबन उनकी बात सुनकर जो है अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन उनके दुश्मन उनकी ताक में लग जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि राम पुनियानी साहब ऐसे ही मौजूआत, ऐसे ही बातें, ऐसी ही हालात के ऊपर अपना कलम उठाते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, जो कौम दुश्मन अनासिर कहिए, या जो है मुल्क दुश्मन अनासिर कहिए, या जो है इंसानियत दुश्मन अनासिर कहिए, ऐसे अनासिर के खिलाफ जो लोग जो है सफ आरा हैं, ये उनके खिलाफ जो है सफ आरा है, और अपनी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि लोगों के जहन को हमवार करें कि इंसान को इंसानियत की नज़र से देखो, इंसान को जो है मजहब के जामे में रहकर जो है मत देखो। तो आइए सिलसिला गुफ्तगू शुरू करते हैं जनाब राम पुनियानी साहब से। जनाब खैर मकदम है आपका, फिर से एक बार वेलकम टू गोशे गयूर। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका सर कि इतनी शॉर्ट नोटिस पर आपने यहाँ आना गवारा किया, अपनी मसरूफियात के बावजूद। हम बेहद ममनून हैं आपके। मैं अपने सवाल आपका सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे पहले ये कहना चाहूंगा सर कि एक नई किस्म की बेचैनी से जो है माशरा दो चार हो गया है। मोदी साहब ने जो है ऐसा लगता है कि एक जंग का बिगुल सा बजा दिया। मालूम है कि 1914 में इलेक्शन होने वाले हैं, और ये किसी तरह से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं भी गालिबन, लेकिन डिक्लेयर नहीं किए जा रहे। लेकिन उन्होंने ये जिस तरह से जो बात छेड़ी, कुत्ते के पिल्ले वाला रिमार्क जो किया उन्होंने, तो उससे ऐसा लगता है कि माहौल को गंदा करने का, माहौल को बिगाड़ने का, माहौल को घिनौना बनाने का एक शरीयत जो है रचा जाना शुरू हो गया है। जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, मोदी साहब का जो पूरा रोल रहा है जी गुजरात के दंगों में जी, और उसके बाद से जी, उन्हें कभी भी अंदर से गुजरात के इतने लोग मारे गए उसके बारे में कभी गम नहीं हुआ जी। और ख़ास तौर से इनमें मुसलमान ज़्यादा मारे गए जी। पहले ट्रेन में हिंदू कार सेवक 58 मारे गए, बाद में 2000 लोग मारे गए, और ये दोनों लोग बेगुनाह थे जी। और दोनों बेगुनाहों के मरने पर हमें दर्द है, अफसोस है, दुख है जी। पर सब जगह ये पहली बात को तो कहते हैं गोधरा हुआ इसलिए गुजरात हुआ जी। पहली बात तो ये अपने आप में बिल्कुल गलत है जी। जो पूरा गुजरात हुआ वो गोधरा के बहाने करवाया गया जी जी जी। गुजरात हुआ नहीं, वो करवाया गया जी। उसके पीछे एक प्लानिंग थी। प्लानिंग ये थी कि वहाँ बीजेपी की जो इलेक्टोरल ताकत थी वो कम हो रही थी जी, और उन्हें एक ऐसा कोई पोलराइजिंग मुद्दा जिससे समाज को बांटा जा सके, इसकी तलाश थी जी। और गोधरा में उसको वो बहाना मिल गया। और उसके बाद जो पूरा हुआ, पूरे मोदी और उनके एसोसिएट्स ने मिलके जो किया, वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, उन्होंने एक पूरा कहर मचा दिया जी जी। और इसके बाद देखिए इसका पूरा चुनावी फायदा उनको हुआ जी। अब मोदी साहब इस पे जो बात करते हैं जी, पहले तो वो कहते हैं कि वो कार के पीछे बैठे थे जी जी, बिल्कुल गलत है जी। वो तो ड्राइवर सीट में थे जी जी जी, वो गाड़ी चला रहे थे, बिल्कुल सही जी। और वो उनको दिख रहा था कि कौन मर रहा है जी जी। और जो मर रहा है उसकी तुलना कुत्ते के पिल्ले से करना जी, ये उनकी एक मानसिकता का द्योतक है जी, जो मेरे ख्याल से नफरत से भरी हुई है जी, और समाज में और एक बांटने का संदेश देने वाली है जी जी। कहीं उनको लगने लग गया है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें से शायद माइनॉरिटीज उनको वोट न दें जी जी, तो उसको और अपने इमेज को मजबूत करके जो मेजॉरिटी का तबका एक है जो इस गलत फहमी में है कि वो मेजॉरिटी के लिए काम करते हैं, ये आपको कह दूं जी जी, मेजॉरिटी को भी ये गलत फहमी है कि वो उनके लिए काम करते हैं जी जी जी, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे, वो एक चंद छोटे लोगों के पावर के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये जो रिमार्क दी है ये मेरे ख्याल से
अंदर से सब लोगों ने समझ जाना चाहिए। जो भी इंसानियत को पसंद करते हैं, वो हिंदुओं में से हो या मुसलमानों में से हो, सबको समझ जाना चाहिए कि जो इस प्रकार की रिमार्क करता है वास्तव में वो इंसानियत के खिलाफ बात कर रहा है। मुसलमानों को तो टारगेट कर ही रहा है, पर साथ ही साथ वो पूरी इंसानियत को अपने पैरों तले रौंद रहा है। इस बात को मैं समझता हूँ। तो और मुझे लगता है कि जो भी सोचने वाले लोग हैं हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, बाकी समाज में, वो इस बात को एक वार्निंग के रूप में लें कि कौन सा व्यक्ति इतने आक्रामक रूप में सामने आने की कोशिश कर रहा है, और वो ऐसे आक्रामकता से अगर देश के बीच में कहीं गलती से आ गया, जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो नहीं आ सकेगा, आमीन। और अगर गलती से भी वो कभी आ गया तो वो क्या करेगा, इसका मैसेज उसके अंदर छुपा है। करवाएगा तो सही काम और कहेगा मैं तो पीछे बैठा था। मरेंगे इंसान और उनको वो कुत्ते के पिल्ले के रूप में देखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग उसने हमको दे दी है, और उन सब लोगों को दी है जो सोचना समझना चाहते हैं, जो इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहते हैं। जी सर, आपने कहा कि गुजरात कराया गया, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गोधरा नहीं कराया गया सर? कहां साबित हो गया कि गोधरा जो है वो खालिसतन मुसलमानों ने ही किया था, या जो है एक्चुअली वो सारे लोग इन्वॉल्व थे वैसा कुछ होने में? उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए एक पूरी तारीख भरी पड़ी है गोधरा की ट्रेन का अपवर्ड जर्नी और गोधरा की ट्रेन की डाउनवर्ड जर्नी, जिसको मीडिया ने अक्सर दबा के रखा, उसके ताल्लुक से ज्यादा बातें नहीं आई। लेकिन मुझे याद है एक हिंदी अखबार के रिपोर्टर, कोई मिस्टर सोनी थे, उन्होंने गोधरा के 2 दिन के अंदर ही जो है लिख दिया था कि जो है बहुत सारी बातें ऐसी लिखी थी जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उसके ऊपर डाल देती है। तो आप गोधरा को कैसे देखते हैं? क्या लोग इतने जो है जंगली हो गए थे, इतने वहशी हो गए थे कि वाकई एक ट्रेन भर के डब्बे भर के लोगों को जलाने पर उतरा है? ऐसा होता? इसमें मैं सच बात तो ये है कि पहले तो आप बैनर्जी कमीशन की रिपोर्ट को देखिए। बजा जी, वो सबसे एक मिनिमम स्टेटमेंट है, कम से कम आप इस बात को मानिए कि गोधरा की वो घटना वो एक एक्सीडेंट थी, ऐसा बैनर्जी कमीशन की रिपोर्ट है जी। और वो मुसलमानों ने नहीं कराया, ये बात तो बिल्कुल क्लियर इसलिए है कि सबसे बड़ा आरोपी उन्होंने हाजी उमर जी को बनाया। जी जी जी। और हाजी उमर जी को कोर्ट ने पूरा बरी कर दिया, पूरी इज्जत के साथ बरी किया। वो एक ईमानदार सज्जन, एक बिल्कुल धर्म के रास्ते पर चलने वाले, वो उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। तो जब आप मुख्य आरोपी पर ही केस सिद्ध नहीं कर पाए तो ये आप कैसे कह सकते हैं? तीसरी बात देखिए गयूर साहब कि इसमें जो निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन पे जो आ गए, वो केवल आधे घंटे के अंदर आ गए। ट्रेन जली, जी हाँ, ये जनाब पहुंचे और आधे घंटे के अंदर उन्होंने पूरा कनेक्शन जोड़ दिया। जी जी जी। लोकल मुस्लिम्स ही नहीं, जी जी, वो पूरा इंटरनेशनल टेररिज्म, पाकिस्तानी ISI, लोकल मुस्लिम्स को उन्होंने जोड़ दिया। जी। अब ये किस बिना पे उन्होंने जोड़ा, कौन सा उनका बेसिस था, ये समझ के बाहर है। इसलिए मेरे ख्याल से पूरी सोची समझी चाल थी। और VHP के एक बहुत बड़े सज्जन थे शास्त्री जी। जी जी। उनसे पूछा गया, भाई ये मुसलमानों की जो आपने दुकानों की और घरों की लिस्ट प्रिंट आउट तैयार थे, ये कैसे तैयार थे? जी। तो उन्होंने कहा ये तो करना ही पड़ता है, ये तो हमारे काम का हिस्सा है जी। और ये प्रिंट आउट तो तुरंत तैयार हो नहीं सकते जी। ये प्रिंट आउट तो पहले से रेडी थे जी। जी। तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरी राय है कि गोधरा भी करवाया गया, गुजरात भी करवाया गया, पर कम से कम इतनी बात मैं क्लियर हूं कि गोधरा किसी मुसलमान ने नहीं किया। गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट देखिए जी। उन्होंने जाके एक्सपेरिमेंट किया जी। और उन्होंने बताया कि ट्रेन को बाहर से नहीं जला सकते जी। आप वो कह रहे थे कि कनिस्तर पेट्रोल का कैन लाया गया, बाहर से फेंका गया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर आप कैन से पेट्रोल फेंकें तो ऊंचे से ऊंचा वो 4-5 फुट जा सकता है, ट्रेन की ऊंचाई तक तो वो खिड़कियों तक तो पहुंच ही नहीं सकता जी। तो इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। और मैंने अपनी जो एक किताब है इलस्ट्रेटेड प्राइमर कम्युनलिज्म, और बाकी आपकी किताब कम्युनलिज्म इलस्ट्रेटेड प्राइमर, जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती में है, इसमें मैंने गोधरा पे एक पूरा चैप्टर रखा है जी। और उसमें मैंने बैनर्जी कमीशन रिपोर्ट और बाकी सब चीजों को सामने लाने की कोशिश की है कि कैसे गलत फहमी में समाज का बड़ा तबका रह रहा है जी। क्योंकि आप जानते होंगे प्रोपेगेंडा करने वाले ज्यादा सफल हो रहे हैं, सच्चाई की बात करने वाले थोड़ा पीछे रह रहे हैं। तो यहाँ ये किताबों, ये मेरे वेबसाइट्स पे भी है, मेरी आर्टिकल्स में भी मैंने इस बात को स्पष्टता से लिखा। आपकी किताबें तेलुगु में छपती हैं सर?
तेलुगु में एक बार छपी थी जी, उसके बाद नहीं छपी जी, और कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी मदद कीजिए कि तेलुगु में भी वो आए और आगे जी सर, जी सर। बात अच्छे वेल मीनिंग किस्म के लोग हैं। हमारी गीता रामस्वामी साहब, वो भी आपकी सीट पर बैठी कभी यहाँ आकर गोशे गयूर में, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपकी किताबों को जो है तेलुगु में छापे। वो ये काम सिर्फ इसीलिए कर रही हैं कि लोगों के दिल जुड़े हैं, लोग गलतफहमी की जो शिकार हो रहे हैं उस गलतफहमी से बाहर निकले। जी साहब, तो आपने फिर बड़ी ईमानदाराना, बड़ी बेबाकाना बात की, शुक्रिया आपका। आपने अपनी कुछ नई किताब आपकी रिलीज हुई है, उस किताब के ताल्लुक से बताइए कि क्या है वो। जी देखिए, मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहा था कि जब से ये 9/11 हुआ जी, उसके बाद से अमेरिकन मीडिया ने एक शब्द बनाया था, फ्रेज कॉइन किया था जी, इस्लामिक टेररिज्म। जी, दुनिया की डिक्शनरी में जी दहशतगर्दी और मजहब को जोड़ने वाला पहले कोई भी शब्द नहीं था। जी जी, ये पहली बार थी कि जब अमेरिकन मीडिया ने इस शब्द को बनाया। जी, और आप तो जानते हैं अमेरिकन मीडिया का पावर कितना है। जी, उनकी मैगजीन्स कितनी चलती हैं, यहाँ के जर्नलिस्ट लोग, बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग पहले आके अमेरिकन अखबार पढ़ते हैं, फिर यहाँ की खबरों को बनाते हैं। जी, तो उनके माइंड में ये शब्द पहली बार आ गया, इस्लामिक टेररिज्म जी। और उसके बाद जो पूरा सिलसिला चालू हुआ, कहीं कसाब आ रहा है तो कहीं कश्मीर में कुछ हो रहा है, कहीं पाकिस्तान में हो रहा है। जी, पाकिस्तान में ये आतंकवादी हमले ज्यादा हुए, दहशतगर्दी वहां ज्यादा हुई। जी जी, और उसी के बाद फिर वो स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और शिंदे साहब ने, अपने होम मिनिस्टर ने हिंदू आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया। तो ये सब फिर विड्रॉ भी कर लिया सर उन्होंने, हाँ विड्रॉ भी कर लिया। मेरे ख्याल से विड्रॉ तो उन्होंने प्रेशर में किया, पहली बात तो उन्होंने वो किया। वैसे हिंदू आतंकवाद शब्द भी गलत है, इस्लामिक आतंकवाद शब्द भी गलत है। इधर से होना चाहिए कि वो कुछ जो आतंकवाद का जो कुछ लोग करते हैं वो कोई मजहब को तो मानते नहीं है। इधर एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदुत्व आतंकवाद। जी, मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व धर्म नहीं है। जी जी, हिंदुत्व पॉलिटिक्स है। जी, जैसे हो सकता है इस्लामिज्म, इस्लाम और इस्लामिस्ट, ये फर्क है। जी हाँ। तो उस आतंकवाद को कोई और नाम दे सकते हैं, ये हिंदुत्व टेररिज्म था। जी, तो मैं जगह जगह जाता था। जी, ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता था। जी, इसमें पहले मैंने एक टेक्स्ट की किताब लिखी, जी, टेररिज्म फैक्ट्स वर्सेस मिथ। जी, फिर मुझे लगा लोगों तक अगर अपना संदेश पहुंचाना है तो इसको एक कॉमिक बुक के फॉर्म में, जो कॉमिक्स यूथ को ज्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों को लगते हैं, इवन आम लोगों को लगता है कि हम पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने वो एक कोशिश की, और ये आतंकवाद टेररिज्म एक्सप्लेन्ड। जी जी, तो ये इंग्लिश में टेररिज्म एक्सप्लेन्ड के नाम पे है, हिंदी में आतंकवाद को समझें, ऐसा है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो पूरे कार्टून कैमरे पर दिखाएंगे आप उसको। जी 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 जी, मैं आपको दे देता हूँ। और इसमें क्योंकि आतंकवाद एक्सप्लेन्ड, इसका अंग्रेजी भी है, टेररिज्म एक्सप्लेन्ड। अच्छा जी, और इसकी एक वेबसाइट भी है। जी जी, एक्सप्लेन कार्टून्स और पिक्टोरियल फॉर्म में आपने जो है इसको वो किया। जी जी जी, बहुत अच्छे सर जी। तो ये मेरे एक साथी हैं शरद शर्मा जी, जो कार्टून्स में बड़े एक्सपर्ट हैं जी। तो वो उन्होंने इसकी एक वेबसाइट भी हमने बनाई है, www.explainedseries.com। तो उससे ये डाउनलोड भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश में हुई है। अभी इसको मराठी में करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों की मदद हुई तो हम शायद तेलुगु में भी कर लेंगे। तो मुद्दा ये है, मैंने किया है उसका कोई महत्व नहीं है। जी जी, मुद्दा ये है कि ये मैसेज समाज तक जाना चाहिए। जी, इतने बड़े प्रोपोगेंडा के अंदर जहां अमेरिकन मीडिया इन्वॉल्व है, जी, लोकल लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी बात दूर तक पहुंचती नहीं है। जी, तो उसको पहुंचाने का ये एक और हमने जरिया निकाला है, और उसमें ये लेटेस्ट एडिशन है। जी, मैं रूबी चैनल गोशे गयूर की तरफ से मैं शरद शर्मा साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं सर जिनका कंट्रीब्यूशन बड़ा ही वेटी होता है, बहुत ज्यादा वजनदार होता है, लेकिन वो अवाम की नजर के सामने नहीं आते। चलिए, पुनियानी साहब ने तो जो है कई प्लेटफॉर्म्स को यूज किया और लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग जो खामोश, जो साइलेंट सोल्जर्स हैं, उनको भी हम सलाम करते हैं सर, और बेहद शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान इस तरह का दिया हुआ है। जी सर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस प्रकार की चीज़ों को मैं करीब 10 साल से लाना चाहता था। जी, तो ये तो शरद शर्मा जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो हमारा एक नया सिलसिला चल पड़ा है।
और उनका भी इसमें योगदान बहुत पावरफुल है। जैसे आपने बेटी कहा, ये उनकी बदौलत ही है कि जो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट में, वो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कार्टून के रूप में किया। कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। उनको इसमें करीब 1.5 साल लगा इसको कार्टून के रूप में बदलने में, और आगे भी हम इस प्रकार के काम करते रहेंगे। सर, अपना खुद का काम करना और अपने खुद के काम को खूबसूरत से खूबसूरत, आला से आला, उम्दा से उम्दा बनाना तो आसान काम है सर, क्योंकि आपका अपना पर्सनल मोटिवेशन रहता है। लेकिन किसी और के काम को ऐसा बनाना जो हाईली प्रेजेंटेबल हो जाए, वो इंतहाई बड़े दिल की बात होती है, एक बड़े सैक्रिफाइस की बात होती है कि आदमी जो है, वाह, हमारा सलाम सब। जी, बहुत शुक्रिया। तो यही जो सिलसिले में मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि एक तो जैसे अभी मोदी जी ने एक और शब्द इस्तेमाल किया है कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। जी सर। और उन्होंने तर्क दिया है कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ, इसलिए मैं हिंदू नेशनलिस्ट हो गया। तो ऐसा करके कल चल के कोई मुसलमान कहे कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ, तो मैं मुस्लिम नेशनलिस्ट हूँ, तो इसको कैसा लोग लेंगे, मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप हिंदू एक धर्म है, नेशनलिज्म ये पॉलिटिक्स है, इस्लाम एक धर्म है, नेशनलिज्म ये राजनीतिक कैटेगरी है, इनको मिलाना थोड़ा डेंजरस है। एब्सोल्युटली। आजादी के आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद और मोहनदास करमचंद गांधी के सामने यही दुविधा थी कि अपने आप को क्या कहा जाए। जिन्ना साहब ने कह दिया कि मैं मुस्लिम नेशनलिस्ट हूँ, सावरकर और पूरे आरएसएस संघ परिवार ने कह दिया हम हिंदू नेशनलिस्ट हैं। अब वो कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, मैं नहीं जानता। पर जो सच्चा मुसलमान इधर खड़ा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसने अपने आप को इंडियन नेशनलिस्ट कहा। और जो सबसे बेहतरीन उम्दा हिंदू खड़ा था, मोहनदास करमचंद गांधी, उसने आपको इंडियन नेशनलिस्ट कहा। तो इसकी चालाकी आप देखिए, ये अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहना या मुस्लिम नेशनलिस्ट कहना, ये वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ की बात है। ये खुले तौर पे एक बगावत का डंका है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय आजादी के आंदोलन के सिद्धांतों से अलग खड़े हैं। और हिंदू नेशनलिस्ट खुद को किसने कहा? नाथुराम गोडसे ने कहा, और वो बजरंग दल के लोगों ने कहा जो तोड़फाड़ की। तो ये हिंदू नेशनलिज्म शब्द अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म अच्छा है, बेशक हो सकता है, बेशक। इंडियन नेशनलिज्म अच्छा है, हाँ, बेशक। इसको कंफ्यूजन जो लोग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं पर क्या प्रॉब्लम है, तो ये समझ लीजिए किस चीज को किससे मिलाना। मजहब को जब आप ऐसा पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे, क्योंकि नेशनलिज्म हमारी नागरिकता से जुड़ा है, नागरिकता हमारे धर्म से नहीं जुड़ी। बहुत सही, हाउ ब्यूटीफुली डिफाइंड। तो जब आप धर्म को नागरिकता से जोड़ देंगे, तो वहां विभाजन, पार्टीशन, तोड़फाड़, और वही होगा जो पाकिस्तान में हुआ। एक देश बनता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं कि वो अपने आप को इस्लामिक नेशनलिस्ट कहते हैं, इसलिए वो 2 टुकड़ों में बट गए। और आगे वो टुकड़ों में कितने बटेंगे, अगर वो इस्लामिक नेशनलिज्म के रास्ते पे चलेंगे तो इस्लाम का क्या हश्र होगा, पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, मैं नहीं जानता, पर वो अच्छा नहीं होगा, इतना मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैं वार्निंग अपने दोस्तों को ये देना चाहता हूँ कि मजहब को मानिए, मजहब के ईमानदारी के, मोहब्बत के रास्ते पे चलिए, पर नेशनलिज्म को उससे मत जोड़िए। चलिए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्ते पे, मोहनदास करमचंद गांधी के रास्ते पे, जो खुद को इंडियन नेशनलिस्ट कहते थे। हिंदू और मुस्लिम नेशनलिस्ट कहना, ये देश को बांटने की बात फिर से की जाती है, की जा रही है, इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। सर, एक तरफ तो हिंदुत्व की ताकतें जो है, ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए इस तरह सोसाइटी को पोलराइज करने के नए नए जो है हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा दिखता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, हत्ता कि मेन स्ट्रीम इंग्लिश मीडिया भी बहुत ज्यादा जो है लीनिंग टूवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट हो रहा है, और सारी हदों को पार कर जा रहा है, खुसूसन टेररिज्म के मामले को लेकर जो है इस तरह का, यानी एक पब्लिक का माइंड जो है पॉइजन करते चले जाओ, उसमें शक की जो है उसको ठोंसते चले जाओ। हाल ही में जैसे कि रिपोर्ट्स आई इशरत जहां वाले मामले में, कोर्ट के कुछ स्टैंड्स नजर आए, कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स नजर आई। वैसे सिचुएशन में जब मामला बिल्कुल कोर्ट में है, ये मीडिया ने ऐसे ऐसे इश्यूज लेकर सामने आए हैं जिनका कोई बेसिस ही नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि बिल्कुल एट द बिहेस्ट ऑफ द एक्सट्रीम राइट वो ये काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात नहीं है सर?
देखिए, अभी तक ऐसा लगता था कि हमारा जो इंग्लिश मीडिया का एक बड़ा तबका है जी, वो काफी ईमानदारी से, ऑब्जेक्टिविटी से अपना काम कर रहा था। जी सर, हम भी यही समझते जी। पिछले 1-1.5 साल में ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर भी थोड़ा सा कहीं तो भी ये डिविएशन आ रहा है जी। जैसे आप इशरत जहां का मामला देखिए, गुजरात में 1, 2, 5, 7 इनकाउंटर हुए जी। ज्यादातर में मुस्लिम नौजवान मारे गए जी। इशरत जहां लड़की मारी गई जी। और उसके सिलसिले में जो पुलिस ऑफिसर जी 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 इन्वॉल्व थे जी, वो जेल में गए जी। जब से वो जेल में गए जी, एनकाउंटर होना बंद हो गया। जी हाँ सर, जी हाँ, देखते देखते 7 साल हो गए। तो अब इसका क्या कंक्लूजन आप निकालेंगे? अब आप ये कह सकते हैं कि इशरत जहाँ क्यों गई, कहाँ गई, कहाँ गायब थी, वो एक अलग मुद्दा है। वो क्यों अपनी रोजी रोटी के लिए, उसके वालिद नहीं थे, रोजी रोटी के लिए किसी की सेक्रेटरी बन रही थी, ट्यूशन ले रही थी, काम कर रही थी, उस पे उंगली उठाना आसान है जी। और ये काम हमारे समाज में लोग, खासतौर से लड़कियों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है जी। बाकी इतने सारे नौजवान मारे गए जी। और उसमें भी जो कोलैबोरेशन कुछ एजेंसीज का रहा जी। और हर समय एक ही बात कि लोग मोदी को मारने आ रहे जी। अब इसके पीछे आप देखिए जो चाल तो यही है कि एक तो मोदी को ज्यादा ऊपर उठाना जी जी जी, मुसलमान नौजवानों को एक बदनाम करना जी, और इसी आधार पे पूरे कानून व्यवस्था को तोड़ना जी। मैं यहाँ इस आपकी चैनल के हवाले से आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जी। मैं आपको वो चीज फॉरवर्ड भी करूंगा। गुजरात के जो पुलिस ऑफिसर बड़े थे RB श्री कुमार जी जी, उन्होंने अभी प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा है जी। वो बहुत पब्लिक हुआ है कि नहीं, पर कुछ सर्किट्स में चल रहा है जी। उन्होंने आप ये जो बातें कही और मैं जो आपको कह रहा हूँ, सिलसिलेवार तरीके से गुजरात में जो लैप्सेस हुई हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है जी। तो ये लेटर लोगों ने जानना चाहिए कि गुजरात का इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर जो इतनी ईमानदारी से खड़ा रहा, वो आज ये शिकायत कर रहा है कि एनकाउंटर्स झूठे थे, मुसलमान नौजवानों को मारा गया, उसके पीछे क्या क्या इंटेंशंस थे। और वो सीधा राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रहा है कि प्लीज आप इसमें इंटरवीन कीजिए और ये जो पागलपन का रास्ता, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकने की कोशिश कीजिए जी 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 जी। वो लिंक जरूर भेजें साहब आप हमको, हम जरूर जानना चाहेंगे उसके बारे में। ऐसे ही चंद अफसरों की वजह से, आप जैसे सिविक माइंडेड लोगों की वजह से कुछ बातें जो है फिर भी पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि हकीकत क्या है। और इस ताल्लुक से मैं समझता हूँ सिविल सोसाइटी को जितना ज्यादा अलर्ट और एक्टिव होता जाना चाहिए, जितना इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आज इतना पानी सर से ऊंचा होने को आ रहा है, तब भी नहीं हो रहा है सर, तब भी नहीं हो रहा है। जैसा रेस्पॉन्स आपकी किताबों को मिलना चाहिए था, जैसी आपकी आवभगत जो है शहर में होनी चाहिए थी, तो दूसरी जगह भी होनी चाहिए होगी, वैसा जो है नहीं हो पा रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, जो कि अपने आप में एक और भी अफसोसनाक बात है। एक तरफ तो ये है हालात, दूसरी तरफ ऐसे हालात हैं कि लोगों की बेहिसी इस हद तक की है कि सारी बातें उनकी नजर के सामने आ जाती हैं, तब भी वो बढ़ के और कुछ करने को तैयार नहीं होते। हाँ, मैं इस आपकी बात से मुझे भी काफी तकलीफ है कि देश में आज जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, फिरका वाराना ताकतें हैं, वो बहुत मजबूती से, आक्रामक तरीके से अपनी बात को सामने रख रही हैं जी। देश में जो सेकुलर लोग हैं, जो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, वैसे उनकी संख्या, तादाद ज्यादा है जी, पर किन्हीं कारणों से उनकी आवाज इतनी ऊपर नहीं आ रही जी। और शायद मुझे कहीं लगता है कि पिछले 10-15 साल में जो दुनिया में माहौल बदला है जी, ग्लोबलाइजेशन के कारण लोग अपने करियर्स और इनकम जी, इस पर ही पूरा ध्यान दे रहे हैं जी। और समाज के लिए हमें कुछ एक करना चाहिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए जी, हम कुछ अच्छा छोड़ के जाएं जी। ये थोड़ा कहीं कम हो गया है जी जी। अभी भी मुझे उम्मीद है कि अगर ये लोग थोड़ा सा इन खतरों को समझें और सुने तो बड़ी संख्या में इन सांप्रदायिक ताकतों से निपटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी जी जी, जी। क्योंकि ये बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये वैसे उनकी बात में क्योंकि सच्चाई नहीं है जी, तो इसलिए लड़ना आसान होना चाहिए जी। पर हम लोग इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे, इसीलिए ये बात थोड़ी मुश्किल। बहुत सही नाजरीन, बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हो रही है जनाब रान पूनियानी साहब से, जो बंबई से तशरीफ लाए हैं और हिंदुस्तान भर का दौरा करते रहते हैं अवाम को जागरूक करने के लिए, बेदार करने के लिए कि ये सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, जो ये फिरका वाराना ताकतें हैं, इनके खिलाफ लड़ने के लिए वो जो है अवाम को उकसाते हैं एक तरह से कि भाई सोचो
को समझो, मामले हालात की नज़ाकत को समझो और इसके लिए मुस्तैद हो जाओ। एक वक्त हो चला है छोटे से वक्फे के बाद हम अभी आते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। राम पुनियानी साहब से और मज़ीद सवालात किए जाना बाकी है।